हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स, दैट इज TiH2O होल 6 3+ कॉम्प्लेक्स आयन। इसका नाम क्या है? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। इसमें अगर हम सेंट्रल मेटल आयन देखें टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स फिर 3d2 4s2। इस कॉम्प्लेक्स आयन में टाइटेनियम +3 के फॉर्म में है, तो Ti3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? 3d2 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, 2s में से जाएंगे, एक इसमें से जाएगा, तो 3d1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा टाइटेनियम आयन का। क्लियर है? अब ये जो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम आयन है, या हम कह सकते हैं टाइटेनियम आयन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन है। इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है? रेडिश वायलेट कलर का। कलर कैसा होता है? रेडिश वायलेट। ठीक है, रेडिश वायलेट कलर है। इसका मतलब जब आप इस पर वाइट लाइट आप इंसिडेंट करते हैं, इसके ऊपर जब हम वाइट लाइट डालते हैं, तो वाइट लाइट का जो वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है वाइट लाइट में से, वो 5000 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है ग्रीन एंड येलो कलर। तो ग्रीन एंड येलो कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ग्रीन एंड येलो पोर्शन ऑफ वाइट लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसलिए ये कैसा दिखता है हमको? रेडिश वायलेट। तो ये ग्रीन एंड येलो कलर तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेडिश वायलेट, ये हमको दिखता है। क्लियर है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम कैसे निकालते हैं? आप सबको ये पता होगा, वेब ग्योर होता है। ठीक है, वाइट लाइट में ये सारे कलर्स होते हैं। तो अगर हम इस तरह का एक बना लें व्हील टाइप्स, तो इसमें हम आई को छोड़ के बाकी लिख देते हैं VBGYOR। ठीक है, तो इनमें से कोई जो भी कलर एब्जॉर्ब होगा उसका ऑपोजिट साइड जो है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। तो ये एब्जॉर्ब, इसने ग्रीन और येलो कलर एब्जॉर्ब किया, तो ये रेडिश वायलेट कलर का हमको दिखता है। ठीक है, तो जो कलर वाइट लाइट में से कोई भी सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो हमको दिखता है। तो यहाँ पे टाइटेनियम 3+ ग्रीन और येलो कलर एब्जॉर्ब करता है, जो कि वाइट लाइट में से 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट होती है, उसको ये एब्जॉर्ब करता है, और हमको ये इसकी सॉल्यूशन कैसी दिखती है? रेडिश वायलेट कलर की। क्लियर है? अब एक्वस सॉल्यूशन में टाइटेनियम आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स? TiH2O होल 6 3+। तो इसमें 6 लिगेंड्स हैं। टाइटेनियम सेंट्रल मेटल आयन है, 6 लिगेंड्स हैं, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो आइसोलेटेड मेटल आयन मतलब Ti3+ में आपके पास क्या होती है? 5d ऑर्बिटल्स होती है। ठीक है, और वो कैसी होती हैं? डीजेनरेट, सबकी ऊर्जा समान होती है। लेकिन जैसे ही ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे ही ये वाटर आयंस लिगेंड के फॉर्म में इसके पास आते हैं, तो इसकी जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग हमने पढ़ी थी। तो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है और 2 सेट बन जाते हैं। लोअर वाला ऑक्टाहेड्रल में होता है T2G, और हायर वाला होता है EG। T2G में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, EG में 2 ऑर्बिटल्स होती हैं। ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका जो वायलेट कलर, रेडिश वायलेट कलर आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि जब आइसोलेटेड मेटल आयन है तो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तब कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन का।
लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना तो कॉम्प्लेक्स में T2G और EG ऑर्बिटल्स आ गई। इसमें से D1 कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 3D1 हमने देखा था, तो एक इलेक्ट्रॉन T2G में रहेगा। ठीक है, अब जब हम इसको कोई लाइट देंगे तो ये इसका जो ये कलर है ये किसकी वजह से होगा, रेडिश वायलेट कलर, T2G से इलेक्ट्रॉन EG में चल जाता है। तो ग्राउंड स्टेट इसकी होगी T2G1 EG0, और इसका ट्रांजिशन हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो T2G से इलेक्ट्रॉन EG में चला जाएगा, तो T2G0 EG1। तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आपके पास ये वायलेट कलर आता है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं, और डेल्टा O का जो मैग्नीट्यूड है उस पर डिपेंड करता है कि आपके कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ट्रांजिशन होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, उसकी वजह से कलर आएगा। तो जो कलर है वो इस एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। इस एनर्जी से कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ की लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमको दिखेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन बैंड जो आता है उसमें मेनली वो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आता है, T2G1 EG0 से T2G0 EG1। तो स्पेक्ट्रम किस तरह का होता है टाइटेनियम का, एक्वा कॉम्प्लेक्स का। इस तरह का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, यहाँ होती है मोलर एब्जॉर्बेंस, अवशोषण इधर होता है, और इधर होती है फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर या एनर्जी। ठीक है, तो ये तो हमको इंटेंसिटी बताता है मोलर एब्जॉर्बेंस, और ये हमको वेवलेंथ, वेव नंबर, एनर्जी ये सब बताता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक ब्रॉड बैंड आता है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, और ये आपका आता है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक पीक आता है इसमें। ठीक है, तो ये कैसा बैंड होता है, एब्जॉर्प्शन बैंड ब्रॉड, चौड़ा बैंड होता है लेकिन वीक होता है। इंटेंसिटी वीक मतलब इसकी इंटेंसिटी कम होती है, तीव्रता इसकी कम होती है, लेकिन चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है, और ये विजिबल रीजन ऑफ लाइट में होता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको एक हम्प दिखता है, ये होता है 17,400 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो इस तरह का टाइटेनियम में क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रम इसका होता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए ये बहुत सिंपल स्पेक्ट्रम होता है। अब इस स्पेक्ट्रम की हम कुछ बातें जानेंगे। जैसे कोई भी स्पेक्ट्रम होता है या एब्जॉर्प्शन बैंड होता है, उसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं, उसकी पोजीशन, उसकी इंटेंसिटी और उसकी ब्रेड्थ। तो ये हम एक एक करके लेते हैं। पोजीशन ऑफ बैंड, पोजीशन ऑफ बैंड ये हमने अभी देखा था, कितने पे आती है, 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। इसको अगर हम एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो 1 किलो जूल जो होता है वो 84 सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स को अगर आप निकालोगे तो आएगा आपके पास 243 किलो जूल्स। ठीक है, तो 243 किलो जूल पर मोल जो है इसकी एनर्जी होती है। 243 किलो जूल्स पर आपके पास ये सिग्नल आता है, और इसमें डबल स्पेक्ट्रम होता है, हमने देखा था अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें एक हम्प निकला हुआ था, तो डबल स्ट्रक्चर इसमें होता है। वो होता है क्योंकि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती इसकी,
थोड़ा सा ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री से थोड़ा सा इसका डिस्टॉर्शन हो जाता है, और उस डिस्टॉर्शन की वजह से जो T2G EG लेवल्स हैं वो भी थोड़े से स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको डबल स्ट्रक्चर दिखता है। लेकिन जो मेन सिग्नल है, मेन एब्जॉर्प्शन बैंड है, वो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे होता है। और ये बैंड क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन T2G से EG में होता है। और ये क्योंकि D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 के लिए हमने देखा था, अगर हम ऑर्गन एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो हमने देखा था D1 के लिए जो टर्म सिंबल होता है वो होता है 2D। ठीक है, कैसे निकाला था हमने? ये D1 हो गया, इसका L की वैल्यू 2 होती है, इसलिए 0 1 2, तो L का मान क्या हो जाता है? SPD। तो इसलिए 2 है, इसमें 2 में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए D तो इसका हो गया। और मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 होती है, क्योंकि 2s + 1 से हम निकालें 2 × ½ + 1। ठीक है, तो इसलिए 2D टर्म एनर्जी का आता है इसका। और उससे हम इसका ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बनाएंगे तो इस तरह का बनता है। ये 2 में टर्म स्प्लिट हो जाता है, 2T2G और 2EG। क्लियर है? तो इन दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा O, वो इसके बराबर होता है 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसका ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम है। यहाँ एनर्जी होती है और यहाँ इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड। ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड। क्लियर है? तो इस तरह से जो पोजीशन होती है एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो डिपेंड करती है डेल्टा O की वैल्यू पे। तो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है इस एनर्जी डिफरेंस पे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें कहाँ से हो रहा है? 2T2G टर्म से 2EG में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए हमको ये एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है। क्लियर है? सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसकी जो बात है वो है इंटेंसिटी ऑफ बैंड। ठीक है, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये बैंड जो होता है बहुत वीक होता है। इंटेंसिटी इसकी वीक होती है, मतलब तीव्रता इसकी बहुत कम होती है। तो वीक इंटेंसिटी का रीज़न क्या है? ये डी ट्रांजिशन है। ठीक है, हमने देखा 2 d ऑर्बिटल थे, T2G भी d ऑर्बिटल है और EG भी d है, और T2G से EG में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये डी ट्रांजिशन है। लेकिन डी ट्रांजिशन हमने पहले क्लासेस में पढ़ा था कि कैसा होता है? लेपोर्टे फॉरबिडन। लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री में चेंज नहीं हो रहा, नो सिमेट्री चेंज। ठीक है, डी से ट्रांजिशन डी में हो रहा है, तो सिमेट्री चेंज नहीं हो रही। हमने ये लेपोर्टे में पढ़ा था, जी से जी, यू से यू, मतलब गिरेड से गिरेड, अनगिरेड से गिरेड। अनगिरेड से अनगिरेड में ट्रांजिशन जो होता है वो फॉरबिडन होता है। अगर सिमेट्री चेंज होती है तो ट्रांजिशन अलाउड होता है। ठीक है, तो एस डी जो होते हैं वो गिरेड होते हैं, और पी जो होता है वो अनगिरेड होता है। तो एस से डी फॉरबिडन ट्रांजिशन है, डी से डी भी फॉरबिडन है, लेकिन एस से पी और पी से डी अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि इनमें सिमेट्री चेंज हो रही है। जी और यू सिमेट्री होती है, एस और डी ऑर्बिटल सिमेट्रिक होते हैं, इसलिए उनकी जी सिमेट्री होती है, और पी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिक होता है, इसलिए उसकी सिमेट्री यू होती है। ठीक है, ये सब हमने पहले पढ़ा था। तो इसलिए ये लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। डी ट्रांजिशन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होते, सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, इसलिए इसकी इंटेंसिटी वीक होती है।
लेकिन अगर ये फॉरबिडन है तो इंटेंसिटी ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी थोड़ी बहुत इंटेंसिटी है, वीक इंटेंसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम ये मानते हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो प्योरली आयनिक बॉन्ड है, वो पोस्टुलेट गलत है। क्योंकि अगर वो प्योरली आयनिक होता तो ये डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये प्योरली डी ऑर्बिटल से नहीं हो रहा है। ये ट्रांजिशन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? जब मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है तो मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो इनकी ऑर्बिटल्स आपस में, इनमें नॉट प्योरली आयनिक, ये प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं होता, तो इसमें ऑर्बिटल जो है इनकी ओवरलैप कर लेती हैं। तो मेटल और लिगेंड जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो इनकी ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेती हैं। इसलिए जो डी इलेक्ट्रॉन मेटल के हैं वो कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो वो लिगेंड पे भी डीलोकलाइज हो जाते हैं, डीलोकलाइज ऑन लिगेंड्स। समझ में आया? अगर ये प्योरली डी डी ट्रांजिशन होता तो इंटेंसिटी ज़ीरो होती, लेकिन इसकी इंटेंसिटी वीक है। इसका मतलब मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं है। जब इनकी आपस में बॉन्डिंग होती है तो और इनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, उसकी वजह से मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत लिगेंड पे डिलोकलाइज हो जाते हैं। इसलिए मिक्स्ड मेटल और लिगेंड की मिक्स्ड ऑर्बिटल से ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए ये वीक ट्रांजिशन है। क्लियर है? अब लास्ट इसका है ब्रेड्थ। इसका हमने स्पेक्ट्रम देखा तो हमने देखा एक ब्रॉड बैंड होता है इसका। तो ब्रेड्थ ऑफ बैंड, चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चौड़ाई ज़्यादा क्यों होती है? तो ये बैंड ऐसा नहीं होता सिंपल एक बैंड हो 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे, बट ये कैसा होता है? ऐसा ब्रॉड बैंड है। तो ब्रॉड क्यों है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के साथ बहुत सारी वाइब्रेशनल लेवल होती है, फिर हर एक वाइब्रेशनल के साथ बहुत सारी रोटेशनल लेवल्स होती हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो है वो उसके साथ बहुत सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस जो होती हैं या एक्साइटेशंस इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए ब्रॉड बैंड होता है। इसके अलावा जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट होती हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरैक्ट कर लेती हैं। ठीक है? एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट interact with solvent molecules. ठीक है? और जब ये सब इंटरैक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, जब एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी बढ़ जाती है ग्राउंड स्टेट की अपेक्षा। जब एक्साइटेड स्टेट में जो बॉन्ड लेंथ है वो भी बढ़ जाती है। तो अपर स्टेट जो एक्साइटेड स्टेट प्रोड्यूस होती है वो उसमें वाइब्रेशनल मोड्स बहुत एक्साइटेड होती हैं। तो इतनी सारी वाइब्रेशनल मोड्स हो जाती हैं, वो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी पे स्प्रेड रहती हैं, और इसलिए कोई एक इंडिविजुअल बैंड नहीं आता हमारे पास, और ये जो है इसकी एब्जॉर्प्शन बैंड ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशंस हैं, फिर एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट जो होती है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ भी इंटरैक्ट करती हैं। उसके अलावा जब एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वाइब्रेशनल मोड्स जो होती हैं वो एक्साइटेड वाइब्रेशनल मोड्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो वो बहुत सारी होती हैं, वो एक इंडिविजुअल बैंड के फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं हम उनको। तो एक एब्जॉर्प्शन बैंड जो होता है वो उसकी ब्रॉडनिंग हो जाती है, या हमको एक ब्रॉड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लगता है।
क्लियर है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। टाइटेनियम हेक्सा टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक सिंगल बैंड देता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत वीक होती है। पोजीशन उसकी 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पे मैक्सिमम आता है उसका। और बैंड की ब्रेड्थ ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें बहुत सारे वाइब्रेशनल्स और एक्साइटेड लेवल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन होते हैं, उसकी वजह से ब्रॉड बैंड आपको मिलता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।